जय माता दी, वंदे मातरम। देखिए, आज हम रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना कैसे करते हैं देखेंगे। तो किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए यानी बैलेंस करने के लिए आपको कुछ नियम ध्यान में रखने होंगे। मैं एक अभिक्रिया ले रहा हूं और एक एक करके आपको नियम बताता जा रहा हूं। सबसे पहले मैं आयरन जो है वो जल के साथ क्रिया करके और आपको फेरिक ऑक्साइड और हाइड्रोजन देता है। तो दो उत्पादों ने मिलकर दो क्रियाकारकों ने मिलकर के दो उत्पाद बनाए। अब एक क्रियाकारक को हम जो है या अभिकारक को हम लेफ्ट हैंड साइड में लिख रहे हैं और उत्पाद को हम राइट हैंड साइड में लिखते हैं और बीच में बराबर का या तीर का चिन्ह लगाते हैं। संतुलन करने के लिए सबसे पहला नियम आपको यह याद रखना है कि अभिकारकों के परमाणुओं की संख्या अभिकारकों के परमाणुओं की संख्या उत्पाद के परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। यानी कि अभिकारकों का द्रव्यमान और उत्पादों का द्रव्यमान संरक्षित होना चाहिए। तो यहां अगर आप देखते हैं समीकरण को, तो दूसरी जो बात है आपको जो विशेष ध्यान रखनी है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन और कार्बन इन तीन की मात्रा संतुलित है या नहीं अणुओं की। तो Fe इधर आपको देखिए हाइड्रोजन के दो अणु हैं और इधर हाइड्रोजन के दो अणु हैं, यानी कि हाइड्रोजन अणु संतुलित है। अब आपको ऑक्सीजन पर ध्यान देना है कि ऑक्सीजन का इधर एक अणु है लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में 4 है। तो ये 4 कब होंगे? जब H4 को 4 से गुणा किया जाए। एक सरल पूर्णांक संख्या से गुणा करें हम 4 से, तो Fe3O4 प्लस H2। अब देखिए जैसे ये 4 ऑक्सीजन बराबर हुआ, आप देख रहे होंगे कि हाइड्रोजन 4 दूनी 8 हो गया आपका। कितना हो गया? 8। जबकि इधर 2 ही है। तो हाइड्रोजन को संतुलित करना है, हमें असंतुलित हो गया है। तो दूसरी बात हमें जो है हाइड्रोजन को संतुलित करनी है और हम इसको 2 से गुणा कर दें तो ये आपका हाइड्रोजन भी 4 से गुणा कर दें, 4 से गुणा कर दें तो हाइड्रोजन संतुलित होगा। अब बचा क्या? एक ही परमाणु या अणु बचा आयरन का, फेरस का, जो है आपका यहां पर 3 है, यहां पर 1 है। तो यहां 3 से गुणा करते हैं तो
ये समीकरण हमारा बैलेंस्ड समीकरण कहलाएगा। तो दो बातें तो हमने इस समीकरण फर्स्ट में देख ली। ये चीजें आपको हर एक संतुलन में ध्यान रखनी है। तीसरी बात आपको जो ध्यान रखनी है वो ये है कि भौतिक अवस्था को प्रदर्शित किया जाना चाहिए कि कौन सा पदार्थ ठोस स्थिति में है, कौन सा गैस में है और कौन सा लिक्विड में है, कौन सा ठोस में है, कौन सा द्रव में है, कौन सा गैस में है। ये रासायनिक समीकरण में विशेष रूप से शो किया जाना चाहिए संतुलन के समय। जैसे कि नाइट्रोजन है और वो हाइड्रोजन से गैस से क्रिया करके, तो नाइट्रोजन एक गैस है और हाइड्रोजन एक गैस है। इन दोनों ने परस्पर क्या किया? रासायनिक अभिक्रिया की, और रासायनिक अभिक्रिया करने के पश्चात इन्होंने अमोनिया गैस का निर्माण कर दिया। तो अमोनिया गैस का निर्माण हुआ, यानी तीनों उत्पाद और अभिकारक तीनों ही चीज आपके क्या थे? गैसीय अवस्था में थे। अब आपको संतुलन के लिए फिर वही बातें ध्यान रखनी है कि अणुओं की संख्या, हाइड्रोजन के अणु यहां 2 हैं, यहां 3 है, तो यहां इसका ऐसा समगुणज करें और इसका ऐसा समगुणज करें कि हाइड्रोजन के अणु बराबर हो जाए। 3 दूनी 6, 2 से यहां कर दिया तो ये हाइड्रोजन के जैसे यहां पर 6 हुए, तो आपको यहां पर 3 से गुणा करना पड़ेगा, यानी कि 3 दूनी 6। अब हाइड्रोजन इधर भी संतुलित है और इधर भी संतुलित है। अब आप नाइट्रोजन यहां पर 2 है और इधर नाइट्रोजन के अणु 1 था, वो 2 अपने आप हो चुका जैसे हाइड्रोजन संतुलित की, तो ये समीकरण संतुलित हो गया। लेकिन इसमें अभिक्रिया में एल्थैपी परिवर्तन होते हैं, यानी ऊष्मा परिवर्तन होता है, ऊष्मीय ऊर्जा प्राप्त होती है। इसलिए इस अभिक्रिया को ऊष्मीय रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ऊष्मीय रासायनिक समीकरण के नाम से जानेंगे फिर हम। अब आपको ये वैल्यूज भी पता होना चाहिए कि इस क्रिया के दौरान या तो आप लिखें प्लस ऊर्जा, या आपको अगर काउंटेबल है 22.5 किलो कैलोरी यहां पर ऊष्मा उत्पन्न होती है, तो उसको शो जरूर करना है। इस प्रकार रासायनिक अभिक्रिया के संतुलन की हमने ये तीसरी बात भी देख ली, और चौथी बात ये देख ली हमने कि ऊष्मा का भी संतुलन किया जाना चाहिए। अब देखिए, मैं कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जिनमें प्रकाश की मात्रा के कारण उनका रासायनिक क्रिया संपन्न हो जाती है और वो नए उत्पादों में बदल जाते हैं। तो ऐसी एक अभिक्रिया का उदाहरण ले रहा हूं मैं, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया, जो देखिए कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस से जल, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश में, तो यहां तीर के ऊपर उस स्थिति को ताप, दाब इनको लिखना पड़ेगा आपको। सूर्य का प्रकाश, तो यहां शो कर देंगे हम सूर्य का प्रकाश, और कैसा हो रहा है यहां संश्लेषण, तो ये भी शो कर दिया हमने। अब यहां पर आपको क्या है, ग्लूकोज प्राप्त होता है C6H12O6, और जल भी प्राप्त होता है, और आपको ऑक्सीजन गैस भी मिलती है। यानी पेड़ पौधे जो है
कार्बन डाइऑक्साइड और जल की साथ क्रिया करके प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में ग्लूकोज और जल के अणु, जलवाष्प के अणु और ऑक्सीजन गैस मुक्त कर देते हैं। अब देखिए यहां संतुलन की स्थिति देखें तो पहली बात मैंने क्या कही थी आपको कि हाइड्रोजन देखना है। तो हाइड्रोजन की बात करें तो यहां 2 है, इधर 12 हो चुका है ये, और 12 और 2 14, 12 और 2 14। अब हाइड्रोजन 14, तो 14 कैसे हो? 14 अगर हम सरल वो देखें तो 7 से अगर हम गुणा करें तो 7 दूनी 14 ये तो हो जाता है, लेकिन ऑक्सीजन 7 और 2 9 हो जाएगी इधर, लेकिन इधर ऑक्सीजन देखिए 6 और 7 और 9, ये 9 है यहां पर। तो फिर हम हाइड्रोजन ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित करने के लिए जल को 12 से गुणा करें और इधर हम जो है 6 से इसको गुणा कर दें, तो 12 दूनी 24 हाइड्रोजन हो गया और ऑक्सीजन आपका 12 है, इधर 14 हो चुका है। लेकिन इधर स्थिति देखें तो 6 और 6 12 और 2 14 है, लेकिन अभी कार्बन संतुलित नहीं है, कार्बन 6 है। तो कार्बन को संतुलित करेंगे तो ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाएगी। जैसे ही कार्बन को 6 करेंगे तो ऑक्सीजन की मात्रा यहां पर 6 दूनी 12 और 12 24 हो जाएगी। अब यहां पर आपको ऑक्सीजन पुनः देखनी है कि ऑक्सीजन यहां पर 6 है आपकी, यहां पर 6 है, 12 हो गए। अब यहां 2, तो ये 12 हो गए, तो इधर इसको 12 करने के लिए यानी कि 6 से इसको गुणा कर दें। अब ये हमारा जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का इक्वेशन था वो संतुलित हो चुका है, यानी कि आपको भौतिक अवस्था भी शो करनी पड़ेगी। मैंने कल कहा था कि मैं ज्यादा से ज्यादा उदाहरण लेकर के और आपको सारी चीज जो है रासायनिक समीकरण की संतुलित करके बताऊंगा। तो अगली क्रिया मैं लेकर के चल रहा हूं, ऐसी अभिक्रिया जो प्रकाश के उसमें होती है उनको प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। और अगली जो क्रिया है, देखिए कभी क्या होता है कि परमाणु से आयन क्रिया करते हैं, जैसे जिंक से और कॉपर आयन की यदि क्रिया कराई जाए तो कॉपर अपना उदासीन अणु बना लेता है, परमाणु बना लेता है, और जिंक पर +2 संयोजकता आ जाती है। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें परमाणु और आयनों की संख्या दर्शाई जाती है वो आयनिक समीकरण कहलाते हैं, आयनिक समीकरण। अब इसमें संतुलन की बात करें तो देखिए Z एक है, इधर भी एक है, कॉपर एक है तो कॉपर भी एक है, तो यहां ऐसा कुछ भी नहीं करना है। ये कैसा अभिक्रिया का उदाहरण है, एक आपका आयनिक समीकरण, आयनिक अभिक्रिया का। अब देखिए कल मैंने संयोजन अभिक्रिया भी बताई थी, तो उसमें बताया था कि कैल्शियम ऑक्साइड जिसे क्विक लाइम या बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं, बिना बुझा हुआ चूना। अब ये सॉलिड अवस्था में इसने को जब जल से क्रिया कराई गई यानी कि जल में मिलाया गया
लिक्विड में। तो इसने कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बना लिया, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, इसे बुझा चूना कहते हैं। और ये बुझा चूना जब दीवारों पर पोता जाता है तो वातावरण की कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके, गैस से, और ये कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है, कैल्शियम कार्बोनेट की परत बना लेता है, जो सफेदी के रूप में हमें चमक दिखाई देती है। अब देखिए, ये किस प्रक्रिया का उदाहरण था? संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया के बारे में मैंने कल बताया था कि एक या एक से अधिक उत्पाद यदि आपस में मिलकर के केवल एकल यानी कि सिंगल प्रोडक्ट बनाएं, एकल उत्पाद बनाएं, तो ऐसी अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया यानी कॉम्बिनेशन अभिक्रिया कहलाती है। अब देखिए, मैं फिर आपको संतुलित करने वाला एक संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण ले रहा हूं। जैसे आपका हाइड्रोजन है और आपकी ऑक्सीजन गैस है, दोनों ही गैसीय अवस्था में है। किसमें है? गैसीय अवस्था में। तो गैसीय का चिन्ह व्यक्त कर दिया हमने। अब यहां दोनों गैसीय अवस्था में हैं और इन्होंने जो है जल के एक अणु का निर्माण कर लिया, जो लिक्विड यानी कि द्रव के रूप में है, प्राप्त हो गया। अब यहां संतुलन की बात देखें तो हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 2 नहीं है, एक है। तो ऑक्सीजन को 2 करना है तो 2 से गुणा कर दिया। जैसे यहां ऑक्सीजन को 2 से गुणा किया गया, ऑक्सीजन तो 2 हो गई, हाइड्रोजन 4 हो गई। अब हाइड्रोजन 4 हो गई तो हाइड्रोजन को 4 बनाना है तो 2 से गुणा कर दिया। और इस प्रकार ये क्या हो गई? एक वैलेंसेड कॉम्बिनेशन अभिक्रिया हो गई। अब मैं एक वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण लेकर के और उसे संतुलित करके बता रहा हूं। वियोजन अभिक्रिया यानी कि डिकम्पोजिशन इक्वेशन या रिएक्शन। तो आपका कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे लाइमस्टोन कहा जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? लाइमस्टोन। मैं ऊपर बताना भूल गया, यहां लिख देता हूं लाइमस्टोन, लाइमस्टोन। अब लाइमस्टोन को जब आप गर्म करते हैं, क्या देते हैं? ऊष्मा। तो फिर आपको कैल्शियम ऑक्साइड प्राप्त हो जाता है। उन्हें आपको कैल्शियम ऑक्साइड यानी क्विक लैम सॉलिड रूप में मिल जाता है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। अब इसमें ऊष्मा दी गई, इसलिए ये ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहलाई। ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। और कौन सी वियोजन अभिक्रिया हो सकती है हमारे प्रकार? तो प्रकाश अपघटन वियोजन अभिक्रिया भी होती है, जिनमें प्रकाश का फैक्टर महत्व रखता है। तो देखिए, हमारे AgCl
सिल्वर क्लोराइड जो ठोसिया रूप में होता है, वो सूर्य के प्रकाश से संपर्क में आता है तो हमें Ag यानी सिल्वर और क्लोरीन गैस मुक्त कर देता है, क्लोरीन गैस का निर्माण कर देता है और धातु के रूप में हमें चांदी प्राप्त हो जाती है। अब इसका संतुलन भी देख लो आपको तो, कि यहां AgCl, यहां Cl के 2 हैं, तो Cl के 2 बनाने के लिए इसको 2 से गुणा करना पड़ेगा। अब जब ये 2 हो गया तो Ag भी 2 हो गया, और Ag 2 हो गया तो Ag को भी 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो इस प्रकार ये क्या हो गया, एक बैलेंस्ड इक्वेशन। और ये प्रकाश की उसमें हुई थी, इसलिए इसे प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं, समीकरण कहते हैं, या अभिक्रिया कहते हैं, रिएक्शन कहते हैं। एक और होती है कि आप जब अम्लीय जल में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, जैसे ही आप जल को विद्युत धारा देते हैं, करंट देते हैं, तो वो अपने मूल अवयवों में टूट जाता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो विद्युत धारा प्रदान करने पर और वो अपने मूल अवयवों में विघटित हो जाता है, वियोजित हो जाता है। तो ऐसी अभिक्रिया जो वियोजन अभिक्रिया है, वो आपकी विद्युत अपघटन प्रक्रिया के नाम से जानी जाती है। अब देखिए यहां पर देख लें संतुलन, हाइड्रोजन यहां 2, लेकिन ऑक्सीजन 1 है। तो ऑक्सीजन को 2 करने के लिए आपको इसको 2 से गुणा करना पड़ेगा। अब जब ऑक्सीजन 2 हो गई तो हाइड्रोजन यहाँ 4 हो गई, इसका मतलब आपको हाइड्रोजन को 4 करना पड़ेगा। तो ये मैंने हाइड्रोजन 4 कर दिया। अब आप ये समझ लें कि आपसे पूछा जाए कि ऑक्सीजन किस पर प्राप्त होती है, तो ये ऑक्सीजन किस पर प्राप्त होती है, एनोड पर। और कैथोड पर कौन सी गैस इकट्ठा होती है, हमारी हाइड्रोजन गैस। आज के वीडियो का समापन यही करते हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, अगर पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, और जो हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और विशेष करके कमेंट करके बताएं कि आपको ये फाउंडेशन क्लासेस कैसी लग रही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।